चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने 6 सदियों तक 3 महाद्वीपों पर राज किया। ये कहानी है ओटोमन साम्राज्य की, एक ऐसी विरासत जो जितनी शानदार है उतनी ही भयावह भी। सुनिए, ओटोमन कवि नेदिम ने क्या खूब कहा है। ये शब्द ओटोमन साम्राज्य के दिल यानी इस्तांबुल की शान को बयां करते हैं। एक ऐसा शहर जो पूरब और पश्चिम का संगम था और उस साम्राज्य की भव्यता की एक जीती जागती मिसाल। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे और इतने लंबे समय तक ये टिका कैसे रहा। चलिए सबसे पहले इसके आकार और इसकी लंबी उम्र के रहस्यों को समझते हैं। ये कोई मामूली देश नहीं था। जरा सोचिए, ये एक पुल की तरह था जो 600 सालों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका की अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। पर देखिए, ओटोमन की असली ताकत सिर्फ उनकी फौजों में नहीं थी। नहीं, उनकी असली शक्ति तो दिखती थी उनकी बनाई इमारतों में, उनकी वास्तुकला में, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। और इस पूरे आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन के पीछे जानते हैं कौन था? सिर्फ एक जीनियस, मिमार सिनान। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान ने 300 से भी ज्यादा, एक से बढ़कर एक इमारतें बनाईं, पूरा का पूरा साम्राज्य का नक्शा ही बदल दिया। और ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, नहीं, सिनान का जो कमाल था ना, वो गणित में था। उन्होंने गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का डिवाइन नंबर है जो हमें कुदरत में हर जगह मिलता है, और इसी वजह से उनकी इमारतें इतनी परफेक्ट, इतनी खूबसूरत और बैलेंस लगती हैं। और इसीलिए शायद गोयथे ने कहा था कि आर्किटेक्चर जमा हुआ संगीत है। ये बात सिनान के काम पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां पत्थर और खाली जगह मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते हैं जो सीधा रूह को छूता है। पर सवाल फिर वही है कि भाई एक अकेला आदमी इतना कुछ कैसे बना सकता था? जवाब है एक शानदार और बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम। तो ओटोमन साम्राज्य की कामयाबी का राज था 2 चीजों का एक बेहतरीन मिक्सचर। एक तरफ तो सुल्तान का पर्सनल पावर, मतलब उनकी बात ही कानून थी, और दूसरी तरफ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सरकारी मशीनरी, एक ब्यूरोक्रेसी जो हर चीज को कायदे से चलाती थी। और ये ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितनी तेजी से फैला। तंजीमत सुधारों के बाद तो सरकारी अधिकारियों की संख्या में जैसे धमाका ही हो गया। 1500 से सीधे 1 लाख। इससे सुल्तान का कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन क्या होता है जब इतनी पावरफुल, इतनी एफिशिएंट मशीनरी गलत हाथों में पड़ जाए? यहीं से ओटोमन कहानी एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। वही सिस्टम जिसने वो शानदार मस्जिदें बनाई थीं, अब उसी सिस्टम का इस्तेमाल अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ होने लगा। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये उस खौफनाक दौर की शुरुआत है जो दशकों तक चला। और इस बात में कोई शक शुबा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। नरसंहार के एक मेन प्लानर डॉक्टर नाजिम का ये बयान उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है, अर्मेनियाई लोगों को पूरी तरह से खत्म करना। और ऐसा नहीं था कि ये सब छिपकर हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उस वक्त के अमेरिकी राजदूत हेनरी मॉर्गनथाउ ने इसे मानव जाति के इतिहास का सबसे भयानक एपिसोड कहा था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस जालिम सिस्टम ने अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ ओटोमन साम्राज्य की लगभग 96% अर्मेनियाई आबादी को उन्हीं की अपनी जमीन से हमेशा के लिए मिटा दिया। तो इतने बड़े, इतने भयानक जुर्म के बाद क्या होता है? क्या इंसाफ मिलता है? अफसोस की बात है, नहीं, इंसाफ की जो शुरुआती कोशिशें हुईं वो सब पॉलिटिकल डील्स की भेंट चढ़ गईं। और 1923 की एक ट्रीटी ने तो गुनहगारों को एक तरह से, पूरी तरह से माफी ही दे दी। लेकिन आज के इंटरनेशनल लॉ में जस कोजेंस नाम का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ जुर्म इतने संगीन होते हैं, जैसे कि नरसंहार, कि उन्हें कभी भी भुलाया या माफ नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी वक्त क्यों न गुजर जाए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब एक ही ताकत एक तरफ तो कुछ सबसे खूबसूरत चीजें बनाती है और दूसरी तरफ सबसे भयानक तबाही मचाती है, तो इतिहास को उसे कैसे याद रखना चाहिए और इस कहानी के दोनों पहलुओं को याद रखना हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है।